हेलो मेरे दोस्त यार मित्र, कैसे हैं सभी? एकदम फुल पावर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन एनसीसी लाइव। मैं हूं आपका अपना सी दीक्षांत खंडेलवाल और ये है कानून की कहानी मेरी जुबानी। सो गाइस, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? लास्ट क्लास के अंदर हमने एक नया चैप्टर चालू करा जिसका नाम है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। याद है, इसमें सबसे पहले हमने शुरुआत करी थी सेक्शन 2 क्लॉज 16 से, और हमने जाना था कि चार्जेस की डेफिनेशन क्या होती है, चार्जेस का मतलब क्या होता है। चार्जेस का मतलब हमने जाना कि ये कोई खर्चा नहीं है, चार्जेस एक तरीके का इंटरेस्ट है या लियन है। किसके ऊपर? कंपनी की एसेट्स के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर। क्यों? एज अ सिक्योरिटी, ताकि कंपनी लोन चुका सके, और नहीं चुका पाती तो एटलीस्ट जो भी क्रेडिटर है वो आके कंपनी की इस एसेट को बेच देगा और अपना पैसा रिकवर कर लेगा। तो गाइस, याद है? और अपन ने लास्ट क्लास में इसके अलावा जाना था कि जो चार्ज होते हैं वो दो तरीके के होता है, फिक्स्ड चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स्ड चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स्ड चार्ज किस पे क्रिएट होता है? फिक्स्ड एसेट्स पे। और फ्लोटिंग चार्ज किस पे क्रिएट होता है? फ्लोटिंग एसेट्स पे। किस पे? फ्लोटिंग एसेट्स पे। मतलब ऐसी एसेट्स जो चेंज होती रहती है। क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है, बदलती रहती है, यानी कि करंट एसेट्स ऑफ द कंपनी। तो ऐसा चार्ज जो क्रिएट करा जाए किस पे? फिक्स्ड एसेट पे। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फिक्सचर, फर्नीचर, उस पे, उसको कहते हैं फिक्स्ड चार्ज। और ऐसा चार्ज जो चेंज होता रहता है, एसेट्स बिकती जाती है, नहीं आती जाती है, जाती है, आती है, जाती है, आती है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फ्लोटिंग चार्ज। तो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने फिक्स्ड चार्ज समझा, फ्लोटिंग चार्ज समझा, तो आज हम और आगे की पढ़ाई चालू करेंगे। तो लगाते हैं लॉ की लॉन्ग ड्राइव। चलिए, तो फिक्स्ड चार्ज किस पे क्रिएट करा जाता है? फिक्स्ड एसेट के ऊपर। फिक्स्ड चार्ज किस पे क्रिएट करा जा रहा था? फिक्स्ड एसेट पे। और फ्लोटिंग चार्ज किस पे क्रिएट करा जा रहा है? करंट एसेट्स पे। तो यहां पे कल को अगर ऐसा हुआ कि कंपनी पेमेंट नहीं कर पाई, क्या नहीं कर पाई? पेमेंट नहीं कर पाई, तो मान लेते हैं कि जैसे ये है हमारे चिंटू जी। चिंटू का पता है घर पे नाम क्या है? चिंटू को प्यार से घर पे बोलते हैं चिंटिया। ये कौन है? हमारा चिंटिया। तो ये है हमारे चिंटू जी, चिंटिया। अब जो चिंटिया है और ये है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हुआ क्या कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की बिल्डिंग के ऊपर चिंटिया ने लोन दिया। क्या दिया था? लोन दिया था। और उसके लिए सिक्योरिटी क्या थी? सिक्योरिटी थी बिल्डिंग। सिक्योरिटी क्या थी? बिल्डिंग। बिल्डिंग का मॉर्गेज था ना। तो अगर मान लो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लोन का पेमेंट नहीं कर पाया, क्या नहीं कर पा रहा? लोन का पेमेंट नहीं कर पा रहा, डिफॉल्ट कर देता है, पैसे नहीं होते, तो चिंटू क्या करेगा बेचारा? क्या करेगा? बताओ, तुम ही बताओ, क्या करे बेचारा? सर, चिंता ना करो, चिंटू को बोलो कि ये जो मॉर्गेज कर रखी है बिल्डिंग, इसको बेच दे। क्या कर दे? बेच दे। तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को बोलेगा कि गड़ा दफा हो जा। क्या हो जा? गड़ा दफा हो जा। दफा हो जा। काश तुम उसको भी ऐसे ही दफा कर पाते। ठीक है, मतलब मैं बात कर रहा हूं फालतू के मैसेजेस की। चलो, गड़ा दफा हो जा। तो गड़ा को आपने क्या बोला? गड़ा दफा हो जा। और ये बिल्डिंग को आपने ऑक्शन करा के सेल कर दिया। एंड दैट्स हाउ कि हमारा जो चिंटिया है, कौन है? चिंटिया, उसके चेहरे में देखो स्माइल आ गई। क्या आ गई? स्माइल आ गई, क्यूट सी स्माइल आ गई। स्माइल कर रहा? नहीं कर रहा। चिंटिया हमारा स्माइल कर रहा है, खुश हो गया, ब्लश कर रहा है। तो चिंटिया जो है वो खुश हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि चिंटिया के पैसे उसको वापस मिल गए। सर ये तो ठीक है, बट सर फ्लोटिंग चार्ज के केस में क्या होगा? क्योंकि सर फ्लोटिंग चार्ज के केस में तो क्या हो रहा है कि अगर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है और उसकी दुकान पे टीवी लग रहा है, उसकी दुकान पे फ्रिज रखा है, ठीक है, एसी रखा है, तो सर ये तो सर सेल होता रहेगा बार बार।
और नया सामान आता रहेगा और ये बिकता रहेगा। तो सर चार्ज कैसे क्रिएट करें? अगर मान लो कि चिंटू को, हमारे चिंटू को, चिंटिया जो है ना हमारा, उसको अगर पेमेंट नहीं मिला तो सर क्या होगा इसका? फिर बताइए क्या होगा इसका? तो देखो यार, ऐसे केस में फ्लोटिंग चार्ज जो है ना, हमें कहीं ना कहीं उसे रोकना पड़ेगा। फ्लोटिंग चार्ज को क्या करना पड़ेगा? रोकना पड़ेगा। मतलब कि इसका मतलब यह हुआ कि हमें कहीं ना कहीं एक लॉ ने हमें एक पावर दे रखी है। क्या बोल रखा है वो पावर के अंदर? वो बोल रखा है कि आप एक काम करो, क्रिस्टलाइज कर दो। क्या कर दो? क्रिस्टलाइज कर दो। मतलब क्रिस्टलाइजेशन कर दो। किस चीज का क्रिस्टलाइजेशन कर दो? क्रिस्टलाइजेशन कर दो ऑफ फ्लोटिंग चार्ज। किसका? फ्लोटिंग चार्ज का। देखिए क्या होता है बेटा, फ्लोटिंग चार्ज जो होता है ना, ठीक है, फ्लोटिंग चार्ज जो होता है वो तो मूव करता रहता बार बार। अरे रोको तो सही है, बार बार जा रहा है। अरे रोको तो सही है, बार बार जा रहा है। अरे रोको तो सही। मतलब फ्लोटिंग चार्ज को हमें क्या करना होता है? फिक्स्ड में कन्वर्ट करना होता है। देखो यार, एक बात याद है आपको, बचपन में आप लोगों को, हो सकता है आप लोगों ने साइंस में एक्सपेरिमेंट करा हो, बचपन में साइंस में एक्सपेरिमेंट करा हो आप लोगों ने, शायद अगर आपने किया हो तो इसमें क्या होता था, ऐसे ना पेंसिल लगा देते थे और इसके साथ ऐसे ना थ्रेड बांध देते थे, और थ्रेड के अंदर यहां पे ना ऐसे शुगर क्यूब लगा देते थे। इसमें पानी में शुगर रख देते थे और शुगर को ऐसे यहां पे गर्म गैस करते थे, और ये गैस है ना, ये गैस है। सर कैसा डायग्राम बना? अरे तो मैं साइंस, मैं ड्राइंग का टीचर थोड़ी हूं, ठीक है? तो देखो, सो बेसिकली क्या होता है तुम्हारे लिए, देखो चलो मैं आग की लपटें ले आया, ठीक है? तो बेटा यहां पे क्या होता है कि ना, सर क्या आग लगी है, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। चलो देखो, तो अभी क्या हुआ, ये जो पेंसिल के साथ अपन ये शुगर क्यूब डालते थे ना यहाँ पे इस पानी के अंदर, हम शुगर मिक्स कर देते थे इसको, और शुगर मिक्स करते थे, और शुगर मिक्स करते थे, और शुगर मिक्स करते थे, फिर एक बॉइलिंग टेम्परेचर आ जाता था जब शुगर मिक्स होना बंद हो जाता था। तो पेंसिल लेके थ्रेड बांध देते थे। इससे क्या होता था, थोड़ी देर बाद जब पानी ठंडा होता था, थ्रेड के साथ वो जो पेंसिल के साथ थ्रेड को निकालते थे तो उसके साथ शुगर चिपक जाती थी। तो मतलब जो शुगर था वो लिक्विड फॉर्म में था और आपने उसे सॉलिड कर दिया। याद है बचपन में एक्सपेरिमेंट करा था अपन ने? तो ये जो करते हैं ना, ये इस मेथड को कहते थे क्रिस्टलाइजेशन। क्या कहते थे? क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन के और बहुत सारे तरीके थे साइंस एक्सपेरिमेंट में, अगर तुम लोग को याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है? हमें तो कौन सा उससे ज्यादा मतलब है। बट तो क्या होता था, उसको क्रिस्टलाइजेशन कहते थे। इसका मतलब हम लोग यहां पे जो फ्लोटिंग चार्ज होता है ना, फ्लोटिंग चार्ज जो हमारा बार बार फ्लोट कर रहा है, मतलब कि इधर से क्या हो रहा है, इधर से एसिड्स आ रही है, इधर को जा रही है, इधर से आ रही है, इधर को जा रही है, इधर से आई इधर को गई, इधर से आई इधर को गई, तो उसको रोको, जरा रोको। क्या करो? रोको। मतलब फ्लोटिंग चार्ज को क्रिस्टलाइज कर दिया, इसका मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज, कन्वर्जन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज इनटू फिक्स्ड चार्ज, इनटू फिक्स्ड चार्ज। फिक्स्ड चार्ज में कन्वर्ट कर दिया है हमने फ्लोटिंग चार्ज को। अरे कहां जाता है तू, रुक जा यहां। मतलब क्या कर दिया आपने? फ्लोटिंग चार्ज को कन्वर्ट कर दिया फिक्स्ड चार्ज में, एंड दिस इज कॉल्ड एज क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग। क्या बोलते हैं इसे? क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज। तो मित्रों, देखा आपने क्या होता है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज, कि हमने उसे फिक्स्ड में कन्वर्ट कर दिया। सर ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? काहे किया सर ऐसा आपने? देखो, जब कंपनी लिक्विडेशन में चली जाए, कंपनी किस में चली जाए? लिक्विडेशन में। कंपनी लिक्विडेशन में चली जाए, कंपनी लिक्विडेट हो रही है, बंद हो रही है। अरे कंपनी बंद होने वाली है, अब तो बचा लो एसेट्स को। दूसरा, अगर जो फिक्स्ड चार्ज होल्डर है, मान लेते हैं जो फिक्स्ड चार्ज होल्डर है वो अपनी एसेट्स को बेचना चालू कर रहे हैं, मतलब फिक्स्ड वाले अपनी एसेट्स को बेच रहे, तो फ्लोटिंग वाले तो बचाओ अपने आप को जाके। एक्सरसाइजेस देयर राइट। या फिर कंपनी ने ब्रीच कर दिया, मतलब
कंपनी ने ब्रीच कर दिया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कंपनी पेमेंट नहीं दे रही है या इंटरेस्ट नहीं दे रही है टाइमली, इस तरीके की हरकतें कर दी कंपनी ने, तो अब क्या कर सकते हैं, कुछ पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए। तो फिर उस कंडीशन में हम लोग फ्लोटिंग चार्ज को क्रिस्टलाइज कर देंगे, और क्रिस्टलाइज करते ही हमने क्या किया, जो भी हमारे पास अब एसेट्स अवेलेबल है, खरीदी हुई गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ने जो एसेट्स खरीद रखी है वो सब अब हमारी है। मतलब गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स उन एसेट्स को बेच नहीं सकता, वो सारी एसेट्स को हम लोग जाके क्या कर लेंगे, जब्त कर लेंगे, सीज कर देंगे, और अब बैंक वाले या चिंटू जी हमारे वो उसको बेच पाएंगे। इसको कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज। चलिए फटाफट से एक काम करते हैं, एक बार रीड आउट कर लेते हैं। तो देखिए हमने क्या जाना, फिक्स्ड चार्ज क्या होता है, इट इज अ चार्ज ऑन स्पेसिफिक एसेट्स। ये किस पे चार्ज क्रिएट होता है, स्पेसिफिक एसेट्स पे चार्ज क्रिएट होता है। ये स्पेसिफिक चार्ज ऑफ द बोरोइंग कंपनी, दोज एसेट्स आर परमानेंट इन नेचर लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब एसेट्स होती है हमारी। These assets are identified at the time of creation of charge, जिसको आइडेंटिफाई किया जाता है at the time of creation of charge. When the charge is created, the charge remains fixed on the borrowing company is not permitted to sell such an asset during the charge period. ये मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर भी बता दिया था कि आप उसे बेच नहीं सकते, बट आप उसे क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं, ओनली विद द परमिशन ऑफ द चार्ज होल्डर। दूसरा हमने लास्ट क्लास में क्या देखा, दूसरा हमने देखा लास्ट क्लास के अंदर फ्लोटिंग चार्ज। अब फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है, फ्लोटिंग चार्ज होता है ऐसा चार्ज जो किससे क्रिएट होता है, हमारी फ्लोटिंग एसेट्स के ऊपर, करंट एसेट्स के ऊपर। तो इट इज क्रिएटेड ऑन एसेट्स और क्लास ऑफ एसेट्स व्हिच आर ऑफ फ्लक्चुएटिंग और चेंजिंग नेचर लाइक रॉ मटेरियल, स्टॉक इन ट्रेड, डेटर्स एटसेट्रा। तो किसके ऊपर क्रिएट होता है, ऐसी क्लास ऑफ एसेट्स के ऊपर जो कि क्या है, चेंजिंग नेचर की होती है, बदलती रहती है, मतलब हमारे पास हमेशा हमेशा के लिए नहीं रहेगी। ठीक है, ये आएगी, ठीक है, और जाएगी, आएगी और जाएगी, हमेशा हमारे साथ नहीं रह पाएगी। इट इज अ चार्ज अपॉन एसेट्स बोथ प्रेजेंट एंड फ्यूचर, मतलब ये जो चार्ज क्रिएट होता है प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों एसेट्स के ऊपर होता है। तो ये है हमारा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, और गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के पास जो दुकान पे जो टीवी रखा है, ये टीवी कोई खरीद के ले गया। तो जेठा के पास आई बबीता जी, बोले जेठा जी मुझे एक टीवी चाहिए। उन्होंने कहा हाँ आप भी बिल्कुल ये टीवी ले जाओ। अब ये टीवी कौन ले गया, बबीता जी ले गई। तो यहां पे इनके पास इन्होंने ऑर्डर कर रखा है दूसरे दुकान वालों से, होलसेलर से, और वहां से इनके पास एक ट्रक आया और वहां से और नया टीवी आ गया। तो ये जो चार्ज है इस टीवी पे भी है और इन फ्यूचर एसेट्स के ऊपर भी है। जब ये सेल हो जाएगा तो इस पे से चार्ज खत्म हो जाएगा और नई एसेट पे ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, इसीलिए तो इसको कहते हैं फ्लोटिंग चार्ज। The assets under floating charge keep on changing because the borrowing company is permitted to use them for trading or producing final goods. तो आप इसे यूज कर सकते हैं, बड़ी आप इन गुड्स को यूज कर सकते हैं, बड़ी आप इन गुड्स को बेच भी सकते हैं, बड़ी आप जो भी बायर होगा उसको ये एसेट फ्री ऑफ चार्ज मिलेगा। चार्ज मतलब पैसे नहीं, चार्ज मतलब क्या हुआ बड़ी, यहां पे बड़ी चार्ज का मतलब यहां पे बहुत ही सिंपल सा है जो हमने 216 में पढ़ा है, मतलब विदाउट एनी सिक्योरिटी। ओके, नेक्स्ट आता है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज। अब क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है, तो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज का मतलब क्या है, अ फ्लोटिंग चार्ज रिमेन्स डोरमेंट। डोरमेंट का मतलब होता है इनएक्टिव, डोरमेंट मतलब क्या होता है, इनएक्टिव। फ्लोटिंग चार्ज होता है ना मित्रों, वो इनएक्टिव होता है एकदम, बस मान ही नहीं रहे चार्ज है, मान ही नहीं रहे चार्ज है, एसेट आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, until it becomes fixed और crystallizes। जब तक ये फिक्स्ड ना बन जाए या क्रिस्टलाइज ना हो जाए। जैसे ही क्रिस्टलाइजेशन होगा, the security becomes fixed and is available for the realization by the lender so that borrowed money is
रीपेड। यही बताया था आपको कि जो एसेट है अब उसे रोक दिया जाएगा, नहीं बेचा जाएगा, और जितनी भी एसेट्स है वो सब किसकी है? चिंटू जी की। याद है? When the creditor enforces the security due to breach of terms and conditions, तो क्या बताया था मैंने आपको? टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी नहीं हो रही, मतलब कंपनी पेमेंट नहीं कर रही है। टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से बोला था कि आप हमें हर मंथ, एवरी मंथ, कंपनी की यहां पे ड्यूटी थी कि कंपनी एवरी मंथ 2 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट पे करेगी, और कंपनी ने पे नहीं कर रही है, तो कंपनी ने ब्रीच कर दिया। कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन। अरे भैया कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है, रोको जरा, लिक्विडेशन में सब बिक जाएगा। द फ्लोटिंग चार्ज विल बिकम फिक्स्ड ऑन ऑल द एसेट्स, इट इज कॉल्ड एज क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज। तो जितनी भी अब अवेलेबल एसेट्स हैं उन सब के ऊपर हमारा चार्ज हो जाएगा फिक्स्ड, और इसे कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज। चल, हाँ जी, तो यहां तक तो हो गया हमारा ये कंप्लीट। मित्रों अब आगे चालू करते हैं। तो हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया? हमने हमने जान लिया सबसे पहले कि चार्ज क्या होता है, उसके बाद हमने जान लिया कि फ्लोटिंग चार्ज क्या है, फिक्स्ड चार्ज क्या है, क्रिस्टलाइजेशन क्या है। आज से हम चालू कर रहे हैं हमारे सेक्शंस की कहानी। और सेक्शंस कौन कौन से कवर करने हैं हमें इस चैप्टर में? 77 से 87 तक के सेक्शंस। ये 11 सेक्शंस कवर करने हैं हमें, 11 सेक्शंस कवर करने हैं हमें इस चैप्टर के अंदर। तो 77 से 87 के अंदर सबसे पहले आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे सेक्शन नंबर 77 की। सर आई हैव अ डाउट। बोलो। डाउट ये है कि सर चैप्टर का जो नाम है वो है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। तो इस रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है? मैंने कहा बरी थोड़ा सा तो रुको ना, ऐसे क्या कर रहे हो तुम यार? चार्जेस का मतलब समझाया अभी तक मैंने तुमको। 216 के अंदर चार्जेस के टाइप बताए और कब क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, फ्लोटिंग का फिक्स बन जाता है। बड़ी अभी तक तो यही बताया। अब बड़ी मैं आपको क्या बताऊंगा? रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। ओके, तो सेक्शन 77 के बारे में हम बात कर रहे हैं यहां पे। सेक्शन 77 बोलता है कि रजिस्ट्रेशन कराने की ड्यूटी किसकी है? ड्यूटी टू रजिस्टर चार्ज, ड्यूटी टू रजिस्टर चार्जेस। ये चार्जेस के रजिस्ट्रेशन कराने की ड्यूटी किसकी है, जिम्मेदारी किसकी है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो सेक्शन 77 से चालू करते हैं। तो देखिए होता यह है कि जैसे हमने बात करी थी पिछले एग्जाम्पल में हमारे चिंटू जी की, चिंटू जी की नाक काफी पैनी है, ये हैं हमारे चिंटू जी, चिंटिया, और चिंटिया की दो आंखें भी हैं। ओके, और एक है हमारी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, याद है आपको? ये है हमारी कंपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अब हुआ क्या कि भैया यहां पे ये तो है कंपनी, यहां पे ये तो है कंपनी। ओके, और कंपनी ने लोन लिया चिंटू से, तो लोन लिया और लोन के बदले यहां पे चिंटू को क्या कर दिया, यहां पे चिंटू को इन्होंने दे दिया एक तरीके से सिक्योरिटी के तौर पे, सिक्योरिटी के तौर पे इन्होंने प्रॉपर्टी के पेपर्स रखवा दिए। कौन से पेपर्स? प्रॉपर्टी के पेपर्स। किसके? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के। मॉर्गेज करवा दिया। ओके,
या कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया कि आज से प्रॉपर्टी किसके पास सिक्योर्ड है, चिंटू जी के पास सिक्योर्ड है, कल को कंपनी अगर पैसे नहीं चुका पाती तो चिंटू जी क्या कर सकते हैं, एसेट बेच के रिकवर कर सकते हैं पैसे। और कितने का लोन ले लिया, 2 करोड़ का लोन ले लिया, ठीक है। अब क्या हुआ, कहानी के अंदर आगे बढ़ते हैं। ये जो जेठालाल है ना, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक, ये कौन है, जेठालाल। ये कौन है, जेठालाल। ये है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक। भैया ये निकला बड़ा शैतान। इसने पता है क्या किया, इसने ये जो बिल्डिंग है ना, ये बिल्डिंग इसकी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की, इस बिल्डिंग के ऊपर सबसे पहले तो लोन ले लिया चिंटू से, चिंटू जी से लोन ले लिया। दूसरा इसने क्या किया, इसने लोन ले लिया और भी लोगों से, इसने लोन ले लिया, ठीक है, पिंटू से, पिंटू जी से लोन ले लिया। इसने लोन ले लिया बैंक से भी, HDFC बैंक लिमिटेड। कितना ज्यादा शैतान है कि सेम बिल्डिंग के ऊपर 3 लोगों से लोन ले लिया 2-2 करोड़ का, और बिल्डिंग की कीमत भी करीब 2 करोड़ के आसपास ही है। तो अब क्या हुआ कि ये तो पैसे लेके भाग गया, और क्योंकि ये पैसे लेके भाग गया तो पैसे की रिकवरी कहां से करे अपन, अपना तो पैसा डूब रहा है भाई। चिंटू को चिंता हो गई, पिंटू को चिंता हो गई, बैंक को चिंता हो गई कि पैसा तो डूब रहा है, पैसा रिकवर कहां से करे। जेठालाल तो पैसा लेके भाग गया। तो जब ये आए तो उन्होंने देखा कि बोले चिंता नहीं है, चिंटू बोलता है मेरे को चिंता नहीं है, पिंटू बोलते हैं चिंता नहीं है, HDFC बैंक बोलता है चिंता नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो सिक्योरिटी है। तो जब ये पहुंचे पैसे मांगने के लिए तो पता लगा कि चिंटू, पिंटू और HDFC तीनों को इसने लोन दे, तीनों से इसने लोन लिया था, और लोन पे सिक्योरिटी के नाम पे एक ही प्रॉपर्टी रखवा दी। तीनों के साथ धोखा हो गया। अब तीनों बोल रहे हैं कि चलो यार, चिंटू बोलता है मेरी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, पिंटू बोलता है मेरी, HDFC बैंक बोलता है मेरी होनी चाहिए। तीनों के बीच में हो गई लड़ाई। कौन रोकेगा लड़ाई? तो अभी क्या हुआ, अभी भयंकर लड़ाई हो चुकी है तीनों के बीच में। फाइनली तीनों ने क्या किया, चलो ठीक है 67 लाख तू रख, 67 लाख तू रख, 67 लाख तू रख, इस तरीके से तीनों ने प्रॉपर्टी को डिवाइड करा। बट लॉस है ना, क्या हुआ, लॉस हो गया ना। किसका घाटा हुआ? इन तीनों का घाटा हुआ, इन तीनों का लॉस हुआ, इन तीनों को नुकसान हो गया। किसकी वजह से? जेठालाल की वजह से। जेठालाल बड़ा दिमागदार, वो तो चला गया गुजरात। अब ये तीनों ढूंढ रहे हैं, ये मिले ही नहीं। जेठालाल देश छोड़ के चला गया। तो अभी समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करे। तो लॉ ने देखा भी इस तरीके से तो धोखे बहुत हो सकते, इस तरीके से तो जैसे जेठालाल ने धोखा किया, हो सकता है कोई और भी धोखा दे जाए, हो सकता है कोई धोखा देख के लंदन भाग जाए, हो सकता है कोई भाग गया हो ऑलरेडी। तो ऐसे धोखों को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए लॉ ने कहा कि देखो सिर्फ चार्ज क्रिएट मत करो। क्या मत करो? सिर्फ चार्ज क्रिएट मत करो। आपने सिक्योरिटी क्रिएट कर दी, मतलब आपने चार्ज क्रिएट कर दिया। क्या क्रिएट कर दिया? चार्ज क्रिएट कर दिया इस प्रॉपर्टी के ऊपर। बट इस चार्ज के क्रिएशन से कुछ नहीं होगा, इस चार्ज के क्रिएशन से कुछ नहीं होगा। सिर्फ आपको इस चार्ज का रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ेगा। ओ, ये है इस चैप्टर का नाम। मतलब चार्ज तो है, चार्ज का क्रिएशन भी हो गया, मगर चार्ज के क्रिएशन के बाद भी धोखा देने वाला तो धोखा दे सकता है ना। चार्ज के क्रिएशन के बाद भी धोखा देने वाला तो धोखा दे सकता है। तो चार्ज के क्रिएशन से कुछ नहीं होता, सिर्फ चार्ज का क्या होना जरूरी है? रजिस्ट्रेशन। ओ बड़ी, ओ चार्ज का रजिस्ट्रेशन। बड़ी, हाँ बड़ी, चार्ज का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा अभी बताते हैं बड़ी आपको। तो देखो इधर कौन था अपना? चिंटू, ओके। और इधर है हमारा कंपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, कंपनी हमारी। अब जो ये चिंटू है ये बन जाएगा, चिंटू के फेवर में क्या क्रिएट हो गया? चार्ज, चार्ज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ
इन फेवर ऑफ चार्ज होल्डर। चार्ज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ चार्ज होल्डर। तो यहां पे ये जो है ना हमारा चिंटू, ये बन जाएगा चार्ज होल्डर। क्या बन जाएगा? चार्ज होल्डर। क्या बन जाएगा? चार्ज होल्डर। अब कंपनी जो है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, इसकी जिम्मेदारी है कि ये जाएगा आरओसी के पास। किसके पास? आरओसी के पास। ये किसके पास जाएगा? आरओसी के पास जाएगा। किसके पास? आरओसी। आरओसी बोले तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, कंपनीज के रजिस्ट्रार के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? कंपनीज के रजिस्ट्रार के पास। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाएगा। देखो यार, रजिस्ट्रार जो होता है ना, उसको ना अपन कंपनी की मम्मी जी बोल देते हैं, ठीक है? मतलब एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसीए, वो तो है कंपनी के पिताजी। और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन करेगा, जिसकी वजह से कंपनी आया, उसको बोल देते हैं कंपनी की मम्मी जी। सो बेसिकली अब ये जो कंपनी है ये किसके पास जाएगी? ये जाएगी मम्मी जी के पास। किसके पास? मम्मी जी के पास। सो बेसिकली होता क्या है? होता यह है कि जो कंपनी होती है उसको चार्ज का रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। किसका रजिस्ट्रेशन? चार्ज का रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। यह जिम्मेदारी होती है कंपनी की कि चार्ज का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा उसको। किसके पास ले जाके? आरओसी के पास जाके। किसके पास जाके? आरओसी के पास। तो यहां पे जो कंपनी है वो जाएगी किसके पास? आरओसी के पास। किसके पास? डॉक्यूमेंट्स लेके जाएगी आरओसी के पास। कि आरओसी के पास कि बोले मम्मी जी, बोले प्रणाम प्रणाम मम्मी जी। बोले अरे कैसे हो बेटा, कैसे आना हुआ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स तुम्हारा? बोले मम्मी जी हम ये लोन लिए थे। क्या लिए थे? लोन लिए थे। तो उसके लिए हमने हमारी जो बिल्डिंग है उसको रखवाया है गिरवी, और ये आप कर दीजिए इसका रजिस्ट्रेशन। क्या कर दीजिए? रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। तो इस तरीके से नहीं, इस तरीके से सच्ची में नहीं होता, ऐसे काम ऑनलाइन होता है। ओके, ये सच्ची वाली मम्मी जी नहीं है। बट कंपनी क्या करेगी? यहां पे चार्ज का रजिस्ट्रेशन करवाएगी आरओसी के पास जाके। आरओसी को इन्फॉर्म करेगी कि देखो हमने एक तरीके से प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट करा है, हमने लोन लिया है। और किससे लिया है? ठीक है, जो भी चार्ज होल्डर है उसका नाम बताया जाएगा और यहां पे चार्ज का रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। चार्ज होल्डर का नाम बताया जाएगा और रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। ये जो है ये अप्लाई करा जाएगा CHG1 के अंदर। सर CHG का मतलब चैप्टर का नाम क्या है? सर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। लास्ट वर्ड क्या बोला? चार्जेस। चार्जेस का शॉर्ट फॉर्म बना दिया CHG। वैसे इसका कोई कंपनीज एक्ट में कोई फुल फॉर्म नहीं बताया है, बट ऑब्वियसली अंडरस्टैंडिंग के साथ समझ आ जाता है कि CHG का मतलब चार्जेस है। तो CHG1 या CHG9 कौन सा फॉर्म नंबर है? CHG1 या CHG9 जो फॉर्म नंबर है वो लेके अपने को जाना पड़ेगा आरओसी के पास। सर CHG1 क्यों? CHG1 होता है किसी भी लोन के लिए, और CHG9 जो होता है उसके अंदर अगर कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो डिबेंचर के रजिस्ट्रेशन के लिए जाता है CHG9। तो CHG1 होता है नॉर्मल लोन के लिए, और CHG9 जो होता है वो डिबेंचर्स के लिए होता है। किसके लिए होता है? डिबेंचर्स के लिए। अच्छा, डिबेंचर इशू करेंगे, सिक्योरिटी आएगी, तो CHG9 बोलते हैं ना सिक्योर डिबेंचर, उसमें रजिस्ट्रेशन होता है CHG9 में। और बाकी जो नॉर्मल लोन होता है उसके लिए जाता है CHG1। और अपने को चार्ज होल्डर का नाम बता के सारे डॉक्यूमेंट्स देके आरओसी के पास जाके रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days, within a period of 30 days from the date of creation of charge. From the date of creation of charge. From the date of creation of charge. तो कंपनी की क्या जिम्मेदारी है? कंपनी की जिम्मेदारी यह है कि कंपनी जाके चार्ज का रजिस्ट्रेशन करवाएगी। अरे कंपनी क्या करेगी? कंपनी चार्ज का रजिस्ट्रेशन करवाएगी। कंपनी क्या करेगी? कंपनी चार्ज का रजिस्ट्रेशन करवाएगी। हमारी कंपनी क्या करेगी? चार्ज का रजिस्ट्रेशन। कितने दिनों में? 30 दिनों में। कितने दिनों में?
30 दिनों में। कितने दिनों में? 30 दिनों में। मगर कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज। जिस दिन से चार्ज क्रिएट हुआ है, अरे जिस दिन से चार्ज क्रिएट हुआ है उसके 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। अरे जिस दिन से चार्ज क्रिएट हुआ है उसके 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। ठीक है सर, हो जाएगा। तो अब क्या है, पूरा टाइमलाइन देखिए एक बार। तो यहां है डेट ऑफ क्रिएशन, डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज। ये क्या है? डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज। क्या है ये? डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज। इस दिन चार्ज क्रिएट हुआ, मतलब कंपनी ने लोन लिया, चार्ज होल्डर के फेवर में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। ओके, अब डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज के 30 दिन के अंदर अंदर, कितने दिन में? 30 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज अलोंग विद द पेमेंट ऑफ फीस। सर मम्मी पैसे लेगी, मम्मी घर का खर्चा कैसे निकालेगी बताओ ना जरा। पैसे नहीं लेगी वो, क्यों नहीं लेगी? घर का खर्चा कैसे निकलेगा बता। तो अपन कमाने लग गए, बड़े हो गए, तो मम्मी को पैसे देने पड़ेंगे, ध्यान रखना। तो क्या बोला मैंने आपको कि 30 दिन के अंदर अंदर अपने को फीस के साथ CHG1 या CHG9 ले जाके आरओसी के पास जाके रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कितने दिन में? आरओसी के पास जाके रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। बड़ी, हाँ बड़ी, 30 दिन में भूल गए तो? ओ मित्रों, यारो, दोस्तों, क्या कर रहे हो तुम? भूल गए 30 दिन में? मगर मां को तो पहले से पता था कि तुम भूल सकते हो, उनको पता था कि तुम भूल सकते हो, इसीलिए उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अगर तुम 30 दिन में रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए तो अगले 30 दिन में करवा लेना। ओ, अगले 30 दिन में? हाँ बड़ी, हाँ अगले 30 दिन में। मगर बड़ी एक चीज ध्यान रखना, इस बार फीस नहीं लगेगी, हाँ एडिशनल फीस लगेगी। ओह सर, कितनी होती है फीस? कितनी होती है एडिशनल फीस? बड़ी ये कुछ होती है, डिपेंड करता है, देखो वैसे तो लोन के अमाउंट पे, बट ये कुछ 500,000 रुपए होती है बेसिक। एडिशनल फीस बड़ी, ये बताओ ये कितनी होती है? ये कोई 5-10 गुना है। हाँ, करा लेना टाइम पे रजिस्ट्रेशन, 500,000 में निपट जाओगे। लेट किया तो 5 से 10,000 की फीस लग जाएगी। ओह, यानी कि टोटल मिला के कितने हो गए? 60 डेज। कितने हो गए? 60 डेज क्रिएशन से, 60 डेज क्रिएशन से। बड़ी, हाँ बड़ी, सर अगर कोई नालायक निकला, हाँ निकल गया नालायक है ना, 30 दिन लेट कर दिए सर, और नालायक, और ज्यादा नालायक। अरे मतलब तुम क्या कहना चाहते हो कि इतने दिनों में भी रजिस्ट्रेशन नहीं करा? सही पकड़े हैं। मतलब किसी ने अगर 60 दिन में भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, पहले 30 में नहीं कराया, फिर अगले 30 में नहीं कराया, टोटल 60 दिनों में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, क्या करे उसका? अरे कोई बात नहीं, मां तो मां होती है, सब जानती है। अगले 30 ना, 60 डेज में। कितने दिनों में? 60 डेज में। ओ, मतलब आप ये कह रहे हैं कि 30 दिन में करा लो रजिस्ट्रेशन, 30 नहीं करा पाए तो अगले 30 में करा लेना, अगले 30 में भी नहीं करा पाए तो अगले 60 दिनों में करा लेना। यस, बिल्कुल, 30 दिन में करवाओ, 30 में नहीं तो अगले 30 दिन में, और अगले 30 नहीं तो अगले 60 दिनों में करवा लेना। बट बड़ी, इस बार लगेगी एड वोलेरम फीस। सर एड वोलेरम मतलब परसेंटेज, मतलब इस बार फीस गई सीधे लाखों में। तुमने लिया 1 करोड़ का लोन, तो अब इस बार तुम्हें फीस देनी पड़ेगी नाना करके भी, ठीक है, मान लो 25-50 हजार। 10 करोड़ का लाख 2 लाख, 100 करोड़ का 5-10 लाख, तो यानी कि फीस देखो कितनी ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो इससे बेटर क्या है? टाइम पे रजिस्ट्रेशन करवाना। और लेट कर दिया तो लॉ ने प्रोविजन बना रखा है कि कितने दिन में करवाना है? 30, नहीं तो अगले 30, नहीं तो अगले 60। तो क्या बोलता है ये? तो ये बोलता है इट इज ड्यूटी ऑफ द कंपनी टू गेट द चार्जेस रजिस्टर्ड। इट इज ड्यूटी ऑफ द कंपनी। और बड़ी ये है सेक्शन 77, ये है सेक्शन 77 की कहानी, मेरी जुबानी। सेक्शन 77 बड़ी खत्म हो गया ऑलमोस्ट। तो क्या देखा हमने, क्या जाना इसके अंदर? हमने देखा
कि सबसे पहले सेक्शन 77 क्या बोलता है, कंपनी सबसे पहले जो चार्ज क्रिएट करेगी इन द फेवर ऑफ द चार्ज होल्डर, उसके बाद इनको रजिस्ट्रेशन करवाना है 30 दिनों में। कितने दिनों में? 30 दिनों में। 30 दिन में नहीं करवा पाए तो अगले 30 दिनों में करा लेना, बट लगेगी इस बार एडिशनल फीस, और अगले 30 दिनों में भी नहीं करवा पाए तो लगा लेना अगले 60 दिनों में, और उस बार लगेगी एड वोलेरम फीस। क्या लगेगी? एड वोलेरम फीस अगले 60 दिनों में। यानी कि क्या बना? 30 30 60 बोलो, 30 30 60 बोलो, 30 30 60 अरे बोलो, 30 30 60 बोलो, 30 30 60। यानी कि 30 विथ फीस, अगले 30 एडिशनल फीस, अगले 60 एड वोलेरम फीस। ये जो कहानी आपने देखी है ना, ये जो कहानी आपने देखी है, ये चालू हुई थी, ये जो कहानी है, ये जो लॉ देख रहे हैं ना आप, ये चालू हुआ था गांधी जी की हैप्पी बर्थडे के 1 महीने बाद। गांधी जी की हैप्पी बर्थडे के 1 महीने बाद, ठीक है, 2/11/2018 गांधी जी की हैप्पी बर्थडे के 1 महीने के बाद ये अमेंडमेंट्स आए थे। तो बड़ी इससे पहले क्या था वो बताते हैं आपको। गांधी जी की हैप्पी बर्थडे 2018 के 1 महीने बाद के पहले क्या हुआ था, मतलब व्हाट हैपेंड बिफोर 2/11/2018। क्या हुआ गांधी जी की हैप्पी बर्थडे के 1 महीने बाद के 2018 से पहले? तो बड़ी पहले ऐसा था, लॉ कुछ ऐसा बोलता था कि आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए 30 डेज में, 30 दिनों में। हाँ तो सर यही तो अभी भी बोलता है, 30 दिन में अलॉन्ग विद द फीस आप रजिस्ट्रेशन करा लो फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज के क्रिएशन से 30 दिनों के अंदर अंदर पैसे देके रजिस्ट्रेशन करवा लो। हाँ, और अगर भूल गए तो एक्सटेंडेड पीरियड में करा लेना। तो यही तो गड़बड़ थी, एक्सटेंडेड पीरियड था नेक्स्ट 270 डेज, मतलब 300 दिनों में रजिस्ट्रेशन करवा लो। ओ अरे तो लॉ ने तो खुद ने ही चांस दे दिया ना फ्रॉड करने का। अभी तो चांस हटा गया, अभी तो चांस रहा ही नहीं, पहले लॉ ने चांस दे दिया था 300 दिन में। अरे यार 300 दिन बहुत ज्यादा नहीं हो गए? मतलब कंपनी को फ्रॉड करना होगा तो आराम से कर सकती है। तो 30 दिन में करवाओ, नहीं तो नेक्स्ट 270 डेज में करा लेना एडिशनल फीस देके। तो यहां पे क्या था, यहां पे कंपनी के पास फ्रॉड करने का ना अच्छा खासा मौका आ गया था, फ्रॉड करने का अच्छा खासा मौका हो गया था। पता नहीं किसने लॉ बना दिया, लॉ को ऐसे कैसे इन्होंने बना दिया, 30 का 300 बना दिया, पता नहीं क्या फूक के बना करे। ठीक है, तो अभी इन्होंने क्या किया, लॉ को थोड़ा सा चेंज किया और लॉ को बोला कि नहीं 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 भाई, एक काम करते हैं, लॉ को फिर से अपडेट करते हैं और गांधी जी की हैप्पी बर्थडे 2018 से 1 महीने बाद। क्या गांधी जी की हैप्पी बर्थडे थी, दुकानें बंद रही होगी, होश में आ गए होंगे, तो लॉ को इन्होंने बदला और 30 30 60 बना दिया। तो पहले क्या था, गांधी जी की हैप्पी बर्थडे 2018 से 1 महीने पहले क्या था, ठीक है, 1 महीने बाद उससे पहले क्या था, उससे पहले था 30 300 क्या, 30 300 क्या, 30 300 क्या, 30 300। उसके बाद क्या हो गया, 30 30 60 बोलो, 30 30 60 बोलो, 30 30 60। सर हाँ, अगर मान लेते हैं कि जिम्मेदारी किसकी है, सेक्शन 77 के हिसाब से इट इज ड्यूटी ऑफ द कंपनी, इट इज ड्यूटी ऑफ द कंपनी टू गेट द चार्जेस रजिस्टर्ड, टू गेट द चार्जेस रजिस्टर्ड। इट इज ड्यूटी ऑफ द कंपनी टू गेट द चार्जेस रजिस्टर्ड। बरोबर सर, बरोबर। अब एक कंपनी, इफ कंपनी फेल टू गेट द चार्जेस रजिस्टर्ड तो क्या होगा, इफ कंपनी फेल्ड टू गेट द चार्जेस रजिस्टर्ड, इफ कंपनी फेल टू गेट दी चार्जेस रजिस्टर्ड, भाई कंपनी की जिम्मेदारी है ना चार्ज पे रजिस्ट्रेशन करवाने की। व्हाट इफ कंपनी फेल टू गेट दी चार्जेस रजिस्टर्ड, ओहो क्या होगा फिर, क्या होगा, कंपनी अगर फेल्ड हो जाती है, चार्जेस रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाती, तो सुनो, इसमें चार्ज होल्डर का घाटा, कंपनी का कुछ नहीं जाता। चार्ज होल्डर सिक्योर्ड से अनसिक्योर्ड हो जाता तो वो
सह नहीं पाता। सर मतलब, अरे मतलब ये कि अगर कंपनी ने चार्जेस का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया और एंड इफ चार्जेस आर नॉट रजिस्टर्ड, चार्जेस आर नॉट रजिस्टर्ड, चार्जेस आर नॉट रजिस्टर्ड, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे कि चार्ज होल्डर will be treated as unsecured creditor. चार्ज होल्डर विल बी ट्रीटेड एज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। चार्ज होल्डर को बड़ी हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर मान लेंगे। मगर सर ये तो गलत है ना। गलत है तो गलत है, क्या कर सकते हैं? रजिस्ट्रेशन काहे नहीं करवाया? तो सर कंपनी की ड्यूटी थी। हाँ तो नहीं कराया ना, ध्यान रखना था तुम्हें। चार्ज होल्डर क्या बन जाएगा? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर बन जाएगा। उसे अनसिक्योर्ड मानेंगे। कौन मानेगा अनसिक्योर्ड? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स भी अनसिक्योर्ड मानेंगे और आपका जो वो लिक्विडेटर है ना, वो भी इसको अनसिक्योर्ड ही मानेगा। बोले भाई ये तो अनसिक्योर्ड है, तो मतलब लिक्विडेटर एंड क्रेडिटर विल ट्रीट दी चार्ज होल्डर एज ए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। जबकि बंदे ने सिक्योर्ड चार्ज क्रिएट करा था, तो भी क्या माना जाएगा भाई को? अनसिक्योर्ड माना जाएगा। तो सर ये तो बहुत गलत हो रहा है। कहीं तो कहा मैंने, यही तो कहा मैंने कि इसमें चार्ज होल्डर का घाटा, कंपनी का कुछ नहीं जाता। चार्ज होल्डर अनसिक्योर्ड बन जाता तो वो सह नहीं पाता, तो क्या करता? तो इसीलिए चार्ज होल्डर सेक्शन 78 के हिसाब से खुद जाके, अरे क्या कर रहे तुम, खुद जाके रजिस्ट्रेशन करवाता। सर मतलब, अरे अगर कंपनी क्या नहीं करवाती, चार्ज का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाती, तो चार्ज होल्डर क्या हो जाता? इसमें चार्ज होल्डर का घाटा, कंपनी का कुछ नहीं जाता। चार्ज होल्डर सिक्योर से अनसिक्योर्ड बन जाता तो वो सह नहीं पाता, इसीलिए खुद जाके चार्ज होल्डर हमारा रजिस्ट्रेशन करवाता। तो सेक्शन 78 ने क्या बोला? सेक्शन 78 ने बोला, सेक्शन 78 अब क्या बोलता है, इसको थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। तो सेक्शन 78 आया और सेक्शन 78 बोलता है, इफ कंपनी फेल्ड टू गेट द चार्जेस रजिस्टर्ड, if company failed to get the charges registered, this may adversely impact the position of चार्ज होल्डर। चार्ज होल्डर की पोजीशन को एडवर्सली इंपैक्ट कर देगा। चार्ज होल्डर विल बी ट्रीटेड एज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। चार्ज होल्डर विल बी ट्रीटेड एज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, चार्ज होल्डर क्या बन जाएगा भाई? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर बन जाएगा ना। तो चार्ज होल्डर को कैसे बचाए, कैसे प्रोटेक्ट करे चार्ज होल्डर को अनसिक्योर्ड होने से? तो चार्ज होल्डर विल गेट itself charges registered। तो इस बार चार्ज होल्डर क्या करेगा? खुद जाके रजिस्ट्रेशन करवाएगा। सर कैसे? देखिए ऐसे कि चार्ज होल्डर इस बार एप्लीकेशन देगा किसको? आरओसी को। किसको एप्लीकेशन देगा? आरओसी को। अब आरओसी क्या है? आरओसी देखो, कंपनी की मम्मी जी। ओके, तो आरओसी के पास जाएगा कौन? चार्ज होल्डर। चार्ज होल्डर गया आरओसी के पास, बोले आंटी जी, बोले प्रणाम आंटी जी। अरे बोले बेटा कैसे आना हुआ? बोले आंटी जी आपके बच्चे ने मेरे से लिया है लोन। बोले ओ, अब क्या सबूत है तुम्हारे पास? अरे देख लीजिए आंटी जी, सबूत है मेरे पास, ये है मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट, हमने कंपनी को दिया है लोन,
कंपनी ने वादा किया था कि वो लोन का रजिस्ट्रेशन आपके पास करवाने आएंगे, वो आए नहीं, हम अनसिक्योर्ड हो जाएंगे, तो आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। तो चार्ज होल्डर अप्लाई करेगा यहां पे CHG1 या CHG9 के अंदर। किसमें अप्लाई करेगा? CHG1 या CHG9 में। जो भी कंडीशन होगी उस हिसाब से अप्लाई करेगा। और चार्ज होल्डर जो है वो ROC को एप्लीकेशन के साथ में फीस भी तो देगा। ओह सर, फिर ये फीस देगा, फिर सर इसका तो नुकसान हो गया। कोई नुकसान नहीं है, रिकवर कर लेगा कंपनी से। क्या कर लेगा? रिकवर कर लेगा कंपनी से। यानी कि चार्ज होल्डर जो है वो जो भी फीस पे करेगा वो तो कंपनी से रियम्बर्समेंट ले लेगा, क्योंकि कंपनी की जिम्मेदारी है, वो ले लेगा कंपनी से। मुद्दे की बात क्या है, जो चार्ज होल्डर है वो एप्लीकेशन दे रहा है ROC को। चार्ज होल्डर किसको एप्लीकेशन दे रहा है? ROC को। अब ROC जो, देखो क्या होता है, एक एग्जांपल देता हूं मैं। कल को क्या हुआ, अगर कोई बच्चा किसी दोस्त से उधारी ले लेता है, बरोबर, और दोस्त से उधारी लेने के बाद उसने क्या किया, उसने दोस्त का फोन नहीं उठाया, दोस्त घर पहुंच गया। घर पहुंच के जाता है, घर पहुंचता है, बोले नमस्ते आंटी जी, नमस्ते अंकल जी, बोले आपके बच्चे ने मेरे से लिया था लोन और वो मेरे को लोन चुका नहीं रहा। तो अब घर वाले क्या करेंगे, आपसे कंफर्म तो करेंगे, ऐसे पैसे थोड़ी दे देंगे कि अच्छा मेरे बच्चे ने लोन लिया, हाँ नालायक है वो, ले सकता है, लो तुम पैसे ले जाओ। ऐसे कभी नहीं होता। वो आपको फोन करेंगे, बोले हाँ कहाँ पे है, बोले मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ। बोले तेरा कोई दोस्त है इस नाम से, बोले हाँ है, तूने इससे लोन लिया था, हाँ ये घर आया पैसे मांगने के लिए, बोले हाँ लिया तो था। तो हमें बताना चाहिए ना, घर वाले डांटेंगे। उसके बाद बोले चलो हम पैसे चुका रहे हैं, घर पे आइए बात करेंगे आपसे। ठीक है, घर पे बात होगी। अब सुनो, तो घर वालों ने पैसे चुका दिए, ऐसे बिना पूछे थोड़ी चुकाएगा कोई, पूछेगा, कंफर्मेशन लेगा। तो बेसिकली ये बोलता है कि यार इसी तरीके से ROC जो है वो इस रजिस्ट्रेशन करने से पहले कंपनी को, किसको? कंपनी को एक शो कॉज नोटिस भेजेगा। क्या? शो कॉज नोटिस। 4th नाइट का, 14 डेज का, एक 14 डेज का शो कॉज नोटिस भेजा जाएगा कंपनी को कि यार कंपनी, हमारे पास ऐसे ऐसे करके एक चार्ज होल्डर आया है, वो बोल रहा है कि उसने लोन लिया, तुमने लोन लिया उससे, उसके पास सारी सिक्योरिटी के पेपर्स हैं, हम ये चार्ज का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, अगर तुम चाहते हो कि हम चार्ज का रजिस्ट्रेशन ना करें तो हमें बता दो। मतलब यहां पे कंपनी के ऊपर बर्डन डाल दिया कि भैया 14 डेज में बताओ, 14 डेज में जवाब दो कि करना ही नहीं करना। अगर तुम कोई जवाब नहीं देते ना तो हम अज्यूम करेंगे कि तुम्हें इससे कोई तकलीफ नहीं है और हम इसका रजिस्ट्रेशन कर देंगे। तो यानी कि क्या बोल रही है कि कंपनी, चार्ज होल्डर जब अप्लाई करेगा ROC को, तो ROC कंपनी को देगा एक नोटिस, शो कॉज नोटिस, शो एज द कॉज व्हाई वी शुड नॉट रजिस्टर इट। शो कॉज का मतलब होता है कि कारण बताइए हम इसका रजिस्ट्रेशन क्यों ना करें, हम तो करने जा रहे हैं, आप कारण बताइए कि क्यों रजिस्ट्रेशन नहीं करने का है। तो 14 डेज का नोटिस दे दीजिए कंपनी को, 14 डेज का नोटिस दे दीजिए। उसके बाद कंपनी की जिम्मेदारी है 14 डेज में जवाब देने की। अगर कंपनी कोई जवाब नहीं देती है, नो रिप्लाई रिसीव, यानी कि ROC को लगेगा कि चार्ज करेक्ट है और ROC इसका क्या कर देगी, रजिस्ट्रेशन कर देगी। ROC इसका क्या कर देगी, रजिस्ट्रेशन कर देगी। और जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो गया, काम खत्म। ठीक है, चार्ज होल्डर सिक्योर्ड हो चुका है। अब चार्ज होल्डर को कोई तकलीफ नहीं है। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो कंपनी है वो क्या करती है। देखो क्या करना है, चार्ज का क्रिएशन जरूरी नहीं है, सिर्फ चार्ज का क्रिएशन से ज्यादा चार्ज का रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है। मतलब क्रिएशन इज इंपॉर्टेंट बट उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन। क्या करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन। किसका, चार्ज का। नहीं करवाया तो इसमें किसका घाटा, चार्ज होल्डर का घाटा। ठीक है, और वो सिक्योर्ड से क्या हो जाता, अनसिक्योर्ड हो जाता। तो वो क्या सह पाता, नहीं सह पाता। तो यानी कि कंपनी की जिम्मेदारी है सेक्शन 77 के हिसाब से कि वो जाके चार्जेस का रजिस्ट्रेशन करवाएगी। कितने दिन में करवाएगी, 30, नहीं तो अगले 30, नहीं तो अगले 60। फीस एडिशनल फीस एड वैलोरम फीस हो। ठीक है, गांधी जी के हैप्पी बर्थडे 2018 से एक महीने बाद से पहले क्या हुआ था, पहले ये हुआ था कि पहले लॉ ने क्या बोला, 30-300। उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया, 30-30-60। बोलो क्या, 30-30-60, क्या 30-30-60, क्या 30-30-60, 30 विथ फीस, अगले 30 विथ एडिशनल फीस, अगले 60 विथ एड वैलोरम फीस। और यहां पे लगेगा CHG1 या CHG9। यहां पे एप्लीकेशन जाएगी किसके पास, कंपनी एप्लीकेशन देगा ROC को, ROC रजिस्ट्रेशन कर देगा। और अगर कंपनी नहीं करवा पाती रजिस्ट्रेशन, इफ कंपनी फेल टू गेट द चार्जेस रजिस्टर्ड, हु विल गेट द चार्जेस रजिस्टर्ड, हु विल गेट द चार्जेस रजिस्टर्ड, सर इट्स चार्ज होल्डर।
क्योंकि चार्ज होल्डर का घाटा है ना इसमें। तो चार्ज होल्डर जाके क्या करेगा, चार्ज होल्डर जाके रजिस्ट्रेशन खुद से करवाएगा, 78 सेक्शन के हिसाब से करवाएगा, ठीक है, और जो भी फीस लगेगी खुद देगा, और उसके बाद कंपनी से रियंबर्समेंट ले लेगा। सर अगर कंपनी ने पैसे नहीं दिए तो, अरे तो पेमेंट लोन या पैसे नहीं देगा, ऐसे कैसे हो सकता है? कंपनी की जिम्मेदारी है, कंपनी को देना पड़ेगा पैसे, और नहीं देती तो क्या होगा इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, 1-2 क्लासेस के बाद बताऊंगा। काफी अच्छे कॉन्सिक्वेंसेस हैं। यहां पे कंपनी की गर्दन पकड़ रखी है चार्ज होल्डर ने, तो पैसे तो कंपनी को देने ही पड़ेंगे। क्यों, वो बाद में बताएंगे, बट अभी आगे की बात सुनो। तो 78 के हिसाब से चार्ज होल्डर जाके रजिस्ट्रेशन करवाएगा। चार्ज होल्डर के रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन जैसे आरओसी के पास पहुंचेगी, तो आरओसी पहले अपने बच्चे से पूछेगा कि अरे एप्लीकेशन नहीं है, क्या है, शो अस दी कॉस्ट, कि हम क्यों रजिस्ट्रेशन ना करें, हम तो करने जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन, काहे नहीं करें? तो नहीं करे के लिए इसको रीजन बताना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज अगर कोई जवाब नहीं आता तो कंपनी यहां पे, आरओसी यहां पे क्या कर देगी, रजिस्ट्रेशन कर देगी और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू कर देगी। तो मित्रों आज की क्लास यहीं करते हैं वाइंड अप, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बाय बाय।